प्रिय मित्रों, आज जो केस हम डिस्कस करेंगे मैं वो आपको बताऊंगा। वह पंजाब के अमृतसर और बटाला के बीच के एरिया का केस है। यह घटना कुछ इस प्रकार से हुई कि 28/1/2002 को एक व्यक्ति जिसका नाम रिचपाल सिंह था और जो आर्मी में लेंस नायक थे और अभी छुट्टी पर थे, उनका मर्डर होता है एक तलवार जैसे वेपन से। उनको तलवार सिर पे मारी जाती है, जिस पे काफ़ी गहरे घाव होते हैं, ब्रेन तक डैमेज होता है और उसके बाद में उनको नहर में फेंक दिया जाता है। और उसके बाद दूसरे दिन उनकी बॉडी को बुचेर कला नाम की जगह, जो कि अमृतसर में ही पड़ती थी, तहसील अमृतसर में ही पड़ती थी, वहाँ से एक नहर से उनकी डेड बॉडी रिकवर होती है। उसी दिन 2 दिन छोड़ के, उसी दिन नहीं 2 दिन छोड़ के, एक सुखदीप सिंह सन ऑफ सोम सिंह, जो कि मिसारपुर के रहने वाले थे, बटाला तहसील में, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में, उनकी बॉडी ठाठगढ़ जगह के पास नहर में मिलती है। यानी कि वो 28 तारीख को मिली रिचपाल की बॉडी और सुखदीप सिंह की बॉडी मिलती है 30 तारीख को, 30 जनवरी को, 2 दिन के अंतर पे 2002 में। इन बॉडीज़ को दोनों को फिश आउट किया जाता है, निकाला जाता है बाहर, और निकालने के बाद उनको पुलिस इन्क्वेस्ट करके और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोनों का पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम में वही फाइंडिंग्स कि एक 9 सेंटीमीटर लंबा शार्प वेपन की इंसाइज्ड इंजरी है, नीचे की बोन कटी हुई है और ब्रेन डीप तक, ब्रेन को वो लेसरेट करती हुई, इंसाइज करती हुई अंदर गहरे तक जा रही है। उसके अलावा और उनके सिर में चोटें हैं और कुछ बड़ी छोटी छोटी चोटें एक जगह ग्रुप में हैं, जो लगभग 5 × 8 इंच के एरिया में वो स्कैल्प पे, जो हेड के ऊपर जो ये स्किन होती है, वहाँ पे हैं। पर जो फेटल वुंड है, जो मेजर वुंड है, वह 9 सेंटीमीटर लंबा है और ब्रेन डीप है, ब्रेन तक वो जाता है और उसी से अंदर सारी हेमरेजेज रिचपाल सिंह को हो जाती हैं। उनका पोस्टमार्टम डॉक्टर जगजीत सिंह ने किया और उन्होंने इन इंजरीज़ को ही रिस्पॉन्सिबल कहा उनकी डेथ के लिए। हालांकि बॉडी नहर से मिली थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो पानी में जब बॉडी गई है तो वो मर चुके थे। ऑलरेडी जो सिर पे उनके चोटें थी, जो ब्रेन तक गई हैं, वो ब्रेन इंजरी से ही उनकी डेथ हो गई है। 2 दिन बाद मैंने बताया कि
दूसरे व्यक्ति का सुखदीप का बॉडी मिली थी। सुखदीप बहुत यंग थे, वो 17 साल के ही थे, और उनके फादर का नाम सोमपाल था, सोम सिंह था। उनके शरीर पे भी हेड पे ही शार्प वेपन की वैसी ही इंजरी थी, सिवाय एक आधा एब्रेजन इधर उधर नाक पे और इधर उधर जो हैंडल करते वक्त या गिरते वक्त उनको हो गया होगा, वो चोटें थी। लेकिन उनकी बॉडी में, लंग्स में और बाकी हिस्सों में ड्राउनिंग की सारी एविडेंसेस प्रेजेंट थी। इसका तात्पर्य कि जब उनको मारा गया, जब उनसे तलवार से वार किए गए, तब वो जिंदा थे, उसके बाद भी जिंदा रहे, वो मरे नहीं। और मरने से पहले ही उन्होंने उनको नहर में फेंक दिया, और नहर में फेंकने के बाद पानी नहर का उनके फेफड़ों में गया, और फैक्चुअली उनकी जो डेथ है, इमीडिएट डेथ का जो काज था, वह ड्राउनिंग थी। लेकिन ड्राउनिंग से पहले उनके हेड पर तलवार जैसे वेपन से इंजरीज थीं, और वो इंजरीज भी फ्रैक्चर स्कल करती हुई नीचे तक गई थीं। इसलिए वो इंजरीज भी अपने आप में मृत्यु करने के लिए सफिशिएंट थी। वो इंजरीज भी सफिशिएंट थी टू कॉज डेथ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, लेकिन क्योंकि उनको जिंदा ही पानी में फेंक दिया गया, तो इसलिए डेथ उनकी जो है वो ड्राउनिंग से हो गई। ये पोस्टमार्टम 2 डॉक्टरों ने किया था, कुलदीप सिंह एवं स्वतंत्र सिंह। 2 डॉक्टरों ने मिलकर के इस पोस्टमार्टम को किया था। इसके बाद तीसरी घटना एक और होती है। ये घटना जो है वरयाम नंगल एक गांव है, जिसमें एक व्यक्ति राजेंद्र सिंह के नाम से रहता है, राजवीर सिंह के नाम से रहता है, राजवीर सिंह। इस राजवीर सिंह जो कि अमृतसर की कॉरपोरेशन में भी काम करता है, डेली उसका अमृतसर से वरयाम नंगल तक आना जाना है। यह जब अपने काम से वापस आता है, तो उसने देखा कि 2 अनआइडेंटिफाइड व्यक्ति, कुछ लोगों ने और भी देखा, उन्होंने जब वो अपने स्कूटर पे आ रहा था, स्कूटर अभी चला रहा था, तो उस पर फायर कर दिया। पहला फायर मिस हो गया, और मिस होकर के एक वहाँ खाली घर पड़ा था जो काफ़ी पुराना था, जिसका दरवाज़ा वगैरह काफ़ी गल चुका था समय के कारण। उसके ऊपर जाके लगी, और उसने दरवाजे में होल किया, ऊपर की जो शेफ्ट होती है उसमें होल किया, और होल करके अंदर जा कर के जो पीछे का कमरा था उसमें जाके बुलेट गिर पड़ी, लॉज हो गई। उसके बाद दूसरी बुलेट भी चली। वह बुलेट स्कूटर चलाने के वाले के दाएं आर्म में, अपर आर्म में, जो हाथ का ऊपर का हिस्सा होता है, वहाँ पे लगी, और आर पार होती हुई फिर जाके उसी दरवाजे से टकराई। थोड़ा सा पहले वाले छेद से हटकर और फिर दरवाजे में छेद करती हुई वहीं जो कमरा था, उस कमरे में किसी चीज़ से टकरा के वहीं गिर गई। ये हॉस्पिटल गए, कोई इंटरनल डैमेज नहीं थी, बोन को कोई इंजरी थी नहीं, तो वो जल्दी ही उससे रिकवर कर गए। और वो जो लोग उनको गोली मार के कार्बाइन से, अब ये गोली जो थी वो दोनों 9 mm की थी, और दोनों ही कार्बिन से चली हुई थी।
कार्बाइन जो वेपन होता है, कार्बाइन जो वेपन होता है जो अक्सर पुलिस वालों के पास होता है लेकिन बाहर भी मिलता है लोगों के पास, तो उससे चलाई गई थी और दोनों 9 mm की गोलियां थी। इनको भी वेपन तो सील नहीं हुआ क्योंकि वो लोग पकड़ में नहीं आए, वो गांव से भाग गए। अब जो सुखदीप सिंह के फादर थे, सोम सिंह, अब सोचा ये गया कि इन तीनों पे अटैक करने वाले, क्योंकि एक साथ हो रहे हैं, एक ही ग्रुप है, लेकिन सुखदीप सिंह के फादर को ये शक हुआ कि ये जो तीसरी घटना है जो राजबीर सिंह के साथ हुई है, यह घटना असली नहीं है। एक्चुअल में राजबीर सिंह उनके बेटे को मारने वाला है और रिचपाल सिंह को मारने वाला है। वो खुद मर्डरर है और उस अपने आप को बचाने के लिए उसने यह सीन क्रिएट किया है। इस चीज़ को वो लेकर के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में उसने एक पिटीशन डाला और उसमें उसने जिक्र किया कि एक्चुअल में उसके बेटे को मारने वाला यही है और अब ये अपनी अरेस्ट से बचने के लिए किसी दूसरे गैंग पे नाम लगाने के लिए इसने सारी इस घटना की रचना की है, इसको एक आर्टिफिशियली क्रिएट किया है जिससे कि वो बच सके। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ठीक है, ये वापस इस चीज़ को एग्जामिन किया जाए और अगर रिकंस्ट्रक्शन की संभावना कोई है तो वो भी कर सकते हैं। ऐसा आदेश देते हुए उन्होंने ऑर्डर जो है सीबीआई को पास कर दिया, यानी कि केस अब सीबीआई के पास ट्रांसफ़र हो गया। सीबीआई को ट्रांसफ़र होने के बाद उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया 4/3/2010 को, क्योंकि 2006 में तो केस उन्होंने डाला था, 2002 में तो एक्चुअल मर्डर हुआ था, 2006 में उन्होंने पिटीशन डाला जिसका जो टाइम लग जाता है, साल 2 साल तो लगना मामूली बात है। 8/9 को ऑर्डर आया और 10 को ये 2010 में 4 मार्च को श्री एसपी सिंह, जो कि सीबीआई के उस वक्त सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, उन्होंने मेरे को एक पत्र लिखा और साथ में हाई कोर्ट का ऑर्डर भी प्रेषित किया और उसकी रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा कि सोम सिंह, जो कि डिकीज्ड सुखदीप के फादर हैं, उन्होंने इस तरह से ये ऑर्डर लिया है और इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम आपसे मदद चाहते हैं और अपनी तरफ से सीबीआई की तरफ से हम श्री BS डोगरा, जिनके साथ मैंने काफ़ी केस किए हुए थे, उनको डिप्यूट करते हैं आप ये सारी व्यवस्था करने के लिए। आप स्वतंत्र हैं सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एक्सपर्ट्स को बुलाने के लिए। इस तरह से एक उन्होंने पत्र लिख करके मुझे भेजा। मैंने इसके लिए हाँ किया कि ठीक है, मैं तैयार हूँ और मैंने कुछ सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के नाम भी सजेस्ट किए। ये सब करने के बाद में वहाँ पे, और मैंने उनको तुरंत वहाँ पे व्यवस्था करने के लिए कि आप वहाँ पे ठीक से व्यवस्था कर दें और लोकल पुलिस की मदद से, क्योंकि सीबीआई की अपनी कोई फोर्स या व्यवस्था इस तरह के हर सिटी या गांव में नहीं होती, तो वो अक्सर मदद लेते हैं लोकल पुलिस की व्यवस्था करने में, जैसे गेस्ट हाउस बुक करवाना है, खाने पीने का अरेंजमेंट है, या फिर वहाँ लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जिस केस का जहाँ पे हम रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या जहाँ पे हम इंस्पेक्शन करने जाते हैं, एग्जामिनेशन करने जाते हैं, वहाँ सारा जितना लॉजिस्टिक सपोर्ट है वह सब जो है
ये लोकल पुलिस जो है वो करती है, ये है उनकी ड्यूटी होती है। ये लोग जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वगैरह होता है उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, फिर वो उनको सब सुविधा देने के लिए बोल देते हैं, परमिशन देते हैं और आदेश देते हैं, और वही प्रोवाइड करते हैं। तो कत्थू नंगल जो है वो पुलिस स्टेशन पड़ता था वरयाम नंगल के लिए। तो कत्थू नंगल के पुलिस को उन्होंने आदेश दिया कि आप सारी व्यवस्था करेंगे जब डॉक्टर टी.डी. डोगरा और बी.एस. डोगरा वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आते हैं। और हम लोग वहाँ पे अपनी पूरी टीम बना करके पहुँच गए। पहले हमने मुआयना किया उस गेट का जिस गेट पे गोलियां लगी थी। देखा गया कि यस, जो दरवाज़ा है वो जीर्ण है, बहुत पुराना है, कोई 300 साल के करीब पुराना रहा होगा और वो गल चुका है। इसलिए बुलेट का उसमें से पास होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उसमें अब कोई रेजिस्टेंस बाकी नहीं है। दोनों निशान तब तक वहीं पे थे, उनके माप वगैरह लिए गए, बुलेट्स जो थी वो वापस मंगवाई गई, देखा गया वो 9 mm के हैं, वो कॉरस्पेंड भी करते हैं, और वो जो बुलेट मार्क्स जहाँ जहाँ थे वो अभी तक वैसे के वैसे वहाँ थे, क्योंकि घर तब से बंद ही पड़ा हुआ था। यानी कि 2002 से 2010 तक 8 साल तक वो घर अभी वैसा का वैसा इंटैक्ट था, उसमें कोई भी आदमी रह नहीं रहा था। तो इसलिए सब चीज़ें इंटैक्ट थीं, और इसलिए हमें एग्जामिनेशन करने में कोई नहीं हुई। तरीका बहुत आसान था। जब ये सब मार्क्स थे तो ट्रैक बनाना विद इन हाउस, जो घर के अंदर उसके एंगल को बनाना एक बहुत सुविधा की बात थी। उसी को एक्सटेंड करते हुए उन एंगल्स को हम लोग पीछे की तरफ लेते गए, और जो एक्चुअल पॉइंट ऑफ फायर था उस तक उसको खींचा, वहाँ तक उसको ले गए, और वो उससे कंसाइड कर रहा था। इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई उसमें ज़्यादा कोरिलेट करने के कारण। क्यों कि कहीं भी अगर बुलेट ट्रैक के 2 पॉइंट हमको मिल जाते हैं तो हम उसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, पीछे भी एक्सटेंड करके उसका एंगल निकाल के एंगल को एक्सटेंड करके, और हम कहाँ आदमी खड़ा है वह पता चला लेते हैं बहुत आसानी से। इसी तरह जो वुंड नंबर 2 था उसका भी हमने रेट्रोग्रेड एक्सटेंशन किया, और उसको वो दोनों वहीं उसी पॉइंट पे मिल रहे थे जहाँ पर लोगों ने कहा था कि 2 फायरर खड़े थे वहाँ पे मोटरसाइकिल पे, और ये जब जैसे स्कूटर से आया और अपने इस घर के सामने पहुँचा तो उन्होंने 2 फायर उन पे करके तुरंत भाग लिए वहाँ से। वो 2 से ज़्यादा फायर इसलिए नहीं कर पाए कि समय नहीं था, क्योंकि वो भी एक 2 व्हीलर पे ही थे और ये भी 2 व्हीलर पे था, और गांव वालों की पकड़ में आ जाते तो काम उनका गड़बड़ वहीं हो जाता। तो इसलिए वो वहाँ से तुरंत 2 गोलियां मार करके और भाग लिए वहाँ से, कि जिससे पकड़े ना जाएं या कोई पहचान ना ले गांव का उनको कि वो कौन है, और जिसमें वो सक्सेसफुल भी रहे। कोई उनको पहचान नहीं पाया गांव वाला कि वो लोग कौन थे। उसके बाद अब प्रश्न ये था कि वो ये भी कह रहा था कि ये जो इसकी बाह पे चोट लगी है यह इसने खुद ही क्रिएट की है। तो खैर असेसिबल पार्ट पे तो थी, उसको अब सिद्ध करना जरूरी था कि 2 चीज़ें, कि एक तो स्कूटर के लेवल पे जब बैठा हुआ है और उसकी बाह में गोली लगती है, वो गोली उस छेद तक जा सकती है उसको पार करके कि नहीं। अब ये चीज़ आप सिर्फ सीन रिक्रिएशन या री एक्सपेरिमेंटेशन करके ही कर सकते हैं। और री एक्सपेरिमेंटेशन के लिए हमें उसकी बाह जितने सरकमफ्रेंस की मसल टिश्यू चाहिए, जो थोड़ा, और साथ में स्किन की रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए स्किन जैसा टिश्यू चाहिए, जो मिलकर के एक ऐसी रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकें जो एक हाथ की रेजिस्टेंस, मस्कुलर रीजन की रेजिस्टेंस होती है।
ये कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं था। हम लोग मार्केट में गए और वहाँ से हमने जो जहाँ पे मटन वगैरह मिलता है, बकरे का मांस वगैरह जहाँ मिलता है, वहाँ पे बकरे की एक टांग का, पीछे वाले टांग का एक अच्छी हेल्दी बकरे की टांग लेकर के, जिस पे शीथ अभी इंटैक्ट थी, क्योंकि शीथ का इंटैक्ट होना ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर वो शीथ नहीं रहेगी, सबक्यूटेनियस टिश्यू वगैरह उसके ऊपर नहीं रहेगा, तो एक तो वो स्किन वाली रेजिस्टेंस मिस हो जाएगी, और नंबर 2 जो मांस है वो शटर नहीं होगा, होल बिल्कुल क्लियर बनेगा। और अगर वो नहीं है तो मांस के जो है मसल्स की शैटरिंग होने की संभावना रहती है, और कभी कभी वहाँ पे ब्लास्ट इफेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमने एक अच्छा सा मसल टिश्यू जिसमें था उसी साइज़ का, जिस आदमी के हाथ की साइज़ का जो है, जितनी मसल्स एक नॉर्मल आदमी के थी या जितनी उसमें राजवीर सिंह के जितनी मसल्स थी, उसी नाप के हिसाब से हमने वह खरीदा। वहाँ लेकर के आए, उसी स्कूटर को बुलाया गया, उसी को राजवीर सिंह को बैठने को कहा गया, और उसी के हाथ के लेवल पे यहाँ वूंड था, क्योंकि उसको उसी पोजीशन में बैठाया गया जिस पोजीशन में वो उस वक्त था, और उसी हिसाब से उस बकरे के मांस को वहाँ पे उस स्थिति में रखा गया, टांग के रखा गया एक स्टिक वगैरह की मदद से। और फिर हमने अपने फायरर को कहा कि आप इस एंगल पे, इस जगह, क्योंकि एंगल तब तक हम बना चुके थे, हमने उसको लगे रहने दिया साइड में, जिससे कि वो एंगुलर करके उस पर लगा सके। उसने उस पर फायर किया वहाँ पे हिट करने के लिए, क्योंकि वो बैठा हुआ था तो एंगल बिल्कुल सही वैसा का वैसा बना, और बुलेट ने बिल्कुल छेद किया, एंट्री किया, एग्जिट वुंड गया, और एग्जैक्टली वहीं जा कर के लगी जहाँ पे पहले वाली बुलेट, क्राइम बुलेट जो है, जाके हिट हुई थी, और उसी तरह का होल किया, और दीवार में जाके टकराई भी आसपास वाले एरिया में ही, यानी कि उसी के एरिया में वो टकरा के नीचे गिर गए। अब यह एक्सपेरिमेंट अपने आप में एक बहुत सी चीज़ अपने आप बोल रहा था कि नहीं, ये जो बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वो सही है, और ये इनका कोई सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी नहीं थी, या ये ड्रामा नहीं था। क्यों कि छाती और बाह में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ये किस्मत थी इसकी कि पहला फायर जो है वो मिस हो गया, और दूसरा फायर बाह पे लगा, वो छाती पे भी बड़ी आसानी से लग सकता था। इसलिए हमने कहा कि ये जो इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, और ये राजवीर सिंह के साथ जो घटना हुई है, वह सत्य प्रतीत होती है हम लोगों को अपने एक्सपेरिमेंटेशन से। इसलिए इस पे आगे की कार्रवाई इस फैक्ट को ध्यान रखते हुए की जाए। सीबीआई ने बाद में उसमें इन्वेस्टिगेशन किया, सारी डिटेल उन्होंने की, और काफ़ी छानबीन की, और बाद में उन्होंने अपना काम जो है पूरा किया। मेरा तब तक रिटायरमेंट का टाइम आ चुका था, तो मैं रिटायर होके एम से निकल गया। तो ये थी इस केस की इंटरेस्टिंग कहानी, और कैसे हमने उसको सुलझाया, और उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन की, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं उनको एक ट्रैक मिल जाती है, उनको एक इशारा मिल जाता है कि भाई ये चीज़ तो हुई है, वो सच है। अब कौन ऐसा व्यक्ति है जो इन तीनों को मारने में इंटरेस्टेड था, या जिनको इनके मारने से फ़ायदा था, वो अब उनका काम, वो अपना इन्वेस्टिगेशन का काम पुलिस का, सीबीआई का रहता ही है, तो वो फाइनली नतीजे पे पहुंच ही जाते हैं। धन्यवाद।